हेलो दोस्तों, मेरा नाम शंकर कुशवाहा है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। फिलहाल मैं आज आपसे कुछ डिस्कस करने आया हूं। देखिए, मेरे पास कुछ पीसीएस के पेपर हैं। यूपीएससी के पेपर हैं, यूपी पीसीएस के पेपर हैं। जो मैंने छत्तीसगढ़ पीसीएस का प्री और मेंस दिया था और उसका पेपर है मेरे पास, तो उसमें भी आर्टिकल से क्वेश्चन आए हुए हैं। चाहे यूपी पीसीएस का पेपर हो, उससे भी आर्टिकल से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब यूपीएससी का ट्रेंड बदल चुका है, तो आर्टिकल के अंदर डीप जाके क्वेश्चन आता है, लेकिन बेसिक हमें आर्टिकल तो पता होनी चाहिए कि किससे क्या होता है। अगर हम ये पता रहेंगे ना, तो इससे हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। भले हम लोग यूपीएसआई देते हो, बीपीएसआई देते हो, चाहे कोई और भी एग्जाम देते हो। जैसा कि आप सभी देखते हैं कि अभी एसआई का भी फॉर्म भराया जा रहा है, यूपीएसआई का भी फॉर्म भराया जा रहा है, अभी पीसीएस का भी एग्जाम होगा, एआरओ का भी एग्जाम होगा। तो सभी के लिए आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम शंकर कुशवाहा है और मैं क्या नाम है, मैंने लास्ट ईयर 2029 में 2 साल पहले मैंने छत्तीसगढ़ पीसीएस का प्री दिया था, प्री मेंस दिया था। फिर मैंने बीपीएससी दिया था, उसका भी प्री मैंने क्वालिफाई किया था। फिर लास्ट ईयर मैंने यूपीएससी क्वालिफाई किया था, प्री मेंस जो है किसी कारण नहीं दे पाया था। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो किससे है? वो है हमारा क्या है, मौलिक अधिकार से। किससे है दोस्तों? सॉरी, मौलिक अधिकार बोल रहा हूँ, महत्वपूर्ण आर्टिकल से। चलिए आइए, सबसे पहले देख लेता हूँ कि आप लोग कितने लोग ऑनलाइन हैं इस समय। अगर आप लोग ऑनलाइन है तो हमारे इस चैनल के जो इसको है आप शेयर करें। देखिए, पहला आर्टिकल हो, पहला अनुच्छेद हो, चाहे पहला कोई भाग हो, उसमें क्या लिखा है? भारत राज्यों का संघ है। क्या लिखा हुआ है? भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ। कोई भी आप पढ़ते ही होंगे कि भारत में क्या नाम है, जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो उस समय कितने 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। इस समय ये 25 हो चुके हैं, ये इस समय 12 हो चुके हैं, ये इस समय 470 से प्लस हो चुके हैं। तो अब याद रखिएगा, मेरा आपको ये लेक्चर देने का वाक्य ये है, बताना मैं आपको ये चाहता हूँ कि अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको 5-6 वीडियो प्रोवाइड कर दूं, तो आपको पूरे के पूरे 395 आर्टिकल तो याद करने हैं नहीं। जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो तो तकरीबन याद हो जाएंगे, और अलग से जो आप याद करते जाएंगे वो आपके दिमाग में जुड़ता जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, समय को ना बर्बाद करते हुए। देखिए, पहला आर्टिकल हो, पहला भाग हो, पहली अनुसूची हो, सब में क्या लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या लिखा है? भारत राज्यों का संघ है। दूसरे में क्या है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की राज्यों में सीमाओं एवं में परिवर्तन। क्या लिखा है? राज्यों के निर्माण एवं राज्यों में परिवर्तन, राज्यों का निर्माण एवं स्थापना। दूसरे में क्या है? राज्यों का निर्माण एवं स्थापना, निर्माण किया जाता है। इसमें क्या होता है? नए राज्यों का प्रवेश किया जाता है, राज्यों का प्रवेश। अब देखिए, मैं आपको सीधा सीधा समझा रहा हूँ। भारत में लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक। तो यहाँ से भारत राज्यों का संघ है, बाकी की स्टेट ऑफ भारत की स्टेट, कई स्टेट को मिला के यूनियन है, इंग्लिश में लिखा होता है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक। और क्या है? नए राज्यों का निर्माण। अब जैसे मान लीजिए कि किसी 2 राज्यों को तोड़ के, ठीक, किसी नए राज्य को बनाना है। जैसे मान लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ कि निर्माण, नए राज्यों का निर्माण। जैसे मान लीजिए कि यूपी बड़ा सा है हम लोग का, हमें समझ शासन प्रशासन चलाने में दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करेंगे? इसको 2 भागों में तोड़ देंगे। एक हिस्सा बन जाएगा यूपी और एक हिस्सा बन जाएगा यूके, यानी कि उत्तराखंड। अब वही उस समय वर्तमान में है उत्तराखंड, 2000 में टूटा था, यूपी से अलग हो गई। इसमें क्या लिखा है? नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश कोई जैसे मान लीजिए हम लोगों ने किसी ऐसे क्षेत्र को जीता, ठीक, जो भारत से बाहर था, और उसको भारत में सम्मिलित कर दिया और उसमें भी एक नया राज्य बना दिया। और इन सारी बातों को प्रावधान किस तरीके से किया जाए, ये किसमें लिखा हुआ है? हम लोगों के आर्टिकल नंबर 4 में लिखा हुआ है। आज मैं सवेरे ही आ गया हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, इसलिए मैं चाय भी लेके आया हूँ कि ताकि आपका जो लेक्चर है छूटे ना, मैं आपको प्रोवाइड क्या नाम है, ये लेक्चर पूरा प्रोवाइड करूँ। देखिए, 4 तक की कहानी तो ठीक है। 5वें में क्या है? पांचवा 5 से 11 तक में नागरिकता का वर्णन है। इसके लिए मैं आपको डीपली वीडियो दूंगा कि इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे 100% क्वेश्चन आते हैं नागरिकता से। हमारा क्या है? भाग 3 में क्या है? भाग 3 में हमारा क्या है? 12 से 35 में क्या है? मौलिक अधिकार का वर्णन है, फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है।
भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। किसका वर्णन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक में इसको वर्णित किया गया है। इसका हमारे जो चैनल पे है लेक्चर भी होगा, डीपली लेक्चर होगा, आप उसको देख लीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। अब जर्नी जो आर्टिकल मैंने लिखे हुए हूँ उनको समझाते हुए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। देखिए भारत में आर्टिकल नंबर 52 में क्या लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, आर्टिकल नंबर 52 में लिखा हुआ है क्या कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, अब 53 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति है तो भैया इसकी कुछ शक्ति भी तो होंगी। हालांकि करता सब मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही है, प्रधानमंत्री के कहने पे ही करता है, लेकिन राष्ट्रपति है 52 के तहत तो क्या है, उसके पास कुछ शक्ति भी तो होगी। जैसे कि है ना अध्यादेश जारी करने की शक्ति, कभी कभी करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही करता है, लेकिन है ना शक्ति उसके पास। 54 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। क्या होगा, निर्वाचन। अब हम लोग तो वोट देने जाते नहीं है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें तो हम लोग वोट देने जाते हैं नहीं, हमारे चुने गए प्रतिनिधि उनको वोट करते हैं। तो 54 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति का एक निर्वाचन होगा। क्या होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। कौन करेगा, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे। कौन, विधायक और एमपी जो होते हैं वो करेंगे, इनडायरेक्ट तरीके से ही करेंगे। 61 में क्या है, इसके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा। महाभियोग जो कि आज तक किसी राष्ट्रपति के ऊपर साबित नहीं हो पाया। महाभियोग का वर्णन है। अगर वो संविधान का कोई उल्लंघन करता है, संविधान में वो कदाचार का आरोपित पाया जाता है, उसके ऊपर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है आर्टिकल नंबर 61 में। किसमें है, आर्टिकल नंबर 61 में। किसके ऊपर महाभियोग चलेगा, हम लोगों को जो राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी के ऊपर चलेगा। हालांकि चलेगा नहीं, अगर उन्होंने कदाचार का उल्लंघन किया, संविधान के अनुरूप अगर कुछ ऐसा कार्य कर दिया, तब उनके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा। कब, आर्टिकल नंबर 61 के तहत। किसके तहत, आर्टिकल नंबर 61 के तहत। और इसको मैंने दोबारा लिख दिया है तो काट देता हूँ, आर्टिकल नंबर 61 दोबारा लिख दिया है तो लिख लीजिए, फिर भी महाभियोग आपका रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति के पास कुछ क्षमादान की भी शक्ति है, जो केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। अगर मान लीजिए हमें मौत की सजा हुई है, ठीक, फांसी की सजा हुई है, तो हमें हमारी मौत की सजा को माफ कौन कर सकता है, केवल और केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है। वो कौन है, महामहिम देश के प्रथम नागरिक, कौन, राष्ट्रपति साहब। कौन, राष्ट्रपति साहब। क्या होगा, राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति है, क्षमादान। राष्ट्रपति हमें क्षमादान लेंगे, किसकी, मृत्यु से। जो हमारी मृत्यु हो जाए, मान लीजिए हमारी जो मृत्यु हो की सजा दी गई है हमें, उसको क्षमादान करने की शक्ति किसके पास है, केवल केवल किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। याद रखिएगा दोस्तों, हम अगर हमें मृत्यु की सजा दी गई है तो हमें क्षमा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। आपने सुना होगा लोकसभा राज्यसभा, इसका नाम सुना है। तो राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, ठीक, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लेकिन लोकसभा का विघटन होता है। लोकसभा का विघटन होता है, कौन करता है, राष्ट्रपति। विघटन की शक्ति प्राप्त है किसकी, लोकसभा के। लोकसभा के विघटन, लोकसभा की विघटन की शक्ति प्राप्त है आर्टिकल नंबर 85 होता है। लोकसभा का विघटन कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा। विघटन, विघटन, लोकसभा का विघटन आर्टिकल नंबर 85 के तहत कौन करता है, राष्ट्रपति साहब करते हैं। 1 2 3 में क्या है, 1 2 3 मतलब लोकसभा, राज्यसभा। देखिए यहाँ पे क्या है, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, इन तीनों की पावर इकट्ठी यूज कौन करता है, 1 2 3, तीनों की पावर कौन यूज कर रहा है, प्रेसिडेंट। उसी को क्या कहेंगे, 1 2 3 के तहत अध्यादेश। अध्यादेश कौन जारी करता है, अध्यादेश कौन जारी करता है, राष्ट्रपति। अध्यादेश है 1 2 3 में, अध्यादेश। 1 2 3 करते हैं कौन जारी करता है, राष्ट्रपति। और 2 1 3 के साथ राज्यपाल, राज्यों के लिए राज्यपाल, राज्यों में राज्यपाल करता है। और केंद्र में कौन करता है, पूरे भारत के लिए कौन करता है, ये करता है राष्ट्रपति महोदय। 143 में किसका वर्णन है, 143 सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति सलाह लेता है। अब जैसे मान लीजिए
राष्ट्रपति को लगे कि ये कार्य होना चाहिए या ये कार्य नहीं होना चाहिए, ठीक, राष्ट्रपति को लगे, उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे करें, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको अगर कोई सलाह चाहिए होती तो वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास जाएगा, उनसे सलाह मांगेगा, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनको सलाह कोई देंगे तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। राष्ट्रपति चाहे तो माने, ना चाहे तो ना माने, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि क्या नाम है, राष्ट्रपति ने अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा ये होना चाहिए तो ये होना ही चाहिए, राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो किससे सलाह लेता है? सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने की शक्ति किसको प्राप्त है? हम लोगों के राष्ट्रपति को प्राप्त है। जाके सलाह लेता है, मानना ना मानना वो उनके ऊपर रहता है। इनमें क्या है, उपराष्ट्रपति का पद है, पद का वर्णन है, उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है कौन से आर्टिकल में? 63 के तहत, 63 के साथ यानी कि 63 के तहत उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है। किसका वर्णन है? 63 के तहत उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है। और जो 64 में उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन है। सभापति होते हैं ना, सभापति, राज्यसभा के सभापति होते हैं ना 64 के तहत, हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो हमारे इस समय राष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू साहब हैं। वो क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। चलिए मेरा चाय तो खत्म हो गया। राज्यसभा के सभापति होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति। 64 के तहत पता चलता है। 74 में क्या है? 74 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। किसका? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद राष्ट्रपति की सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए? राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है आर्टिकल नंबर यानी कि अनुच्छेद नंबर 74 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद नंबर 74 के तहत राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। कौन से आर्टिकल में? 74 में। 75 में क्या है? इस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है ना, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री, जो मंत्री परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होगा? हमारे जो प्रधानमंत्री साहब होते हैं वो क्या होंगे? इस मंत्री परिषद के अध्यक्ष होंगे। हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं वो क्या होंगे? इस मंत्री परिषद के अध्यक्ष होंगे। मंत्री परिषद के अध्यक्ष होंगे आर्टिकल नंबर 75 के तहत। 79 में संसद का वर्णन है। हमारे भारत में एक संसद होगी, वो कौन से आर्टिकल में लिखा है? पूछा जाता है ना कि संसद का नाम है का वर्णन आर्टिकल नंबर कौन से आर्टिकल में है हम लोग के भारत में किस अनुच्छेद में संसद का वर्णन है? तो आप याद रखिएगा कि भारत के 79 नंबर अनुच्छेद में, 79 नंबर या फिर 79 नंबर आर्टिकल में, 79 आर्टिकल में किसका वर्णन है? संसद का वर्णन है। 80 में क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा 80 में किसका वर्णन है दोस्तों? 80 में वर्णन है राज्यसभा का। 80 में अनुच्छेद नंबर 80 में वर्णन है किसका? राज्यसभा का। उसी तरीके से अनुच्छेद नंबर 81 में वर्णन है लोकसभा, कि हमारे भारत में एक लोकसभा होगी, उस लोकसभा में एक अध्यक्ष होंगे। ठीक, ये सब कहाँ लिखा हुआ है? हमारे जो है 81 में लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं थोड़ा, अब संसद पे खेल रहे हैं तो संसद के आगे भी बढ़ते रहते हैं। चलिए 100 में क्या है? 100 में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे पास पेपर है और जल्दी हमारे पास प्रोजेक्टर आ जाएगा, तो मैं आपको जो है इस पे पीपीटी पे वो क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा जल्दी। अब लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत। जैसे मान लीजिए संसद में कोई बिल बहस के लिए आया है, ठीक, पास होने के लिए आया है, 50 वोट उनको मिले, 50 वोट उनको मिले, ठीक। अब 50-50 हो गया, बिल पास कराना है। तो अगर ये महोदय जो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब, ये जिसके पक्ष में जाएंगे उनका बिल पास हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है विपक्ष के पक्ष में तो जाएंगे नहीं। अब वो बीजेपी सरकार के हैं तो वो क्या करेंगे? बीजेपी को ही बहुमत देंगे, +1 करेंगे, 51 हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा। तो अध्यक्ष का निर्णायक मत है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत है, 100 के तहत बताया गया है, ठीक। 100 के तहत
बताया गया, कौन से आर्टिकल में बताया गया? अध्यक्ष का एक निर्णायक मत की दिया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत 100 के तहत। 105 में है संसद के विशेषाधिकार, संसद के विशेषाधिकार। संसद के क्या है? संसद के कुछ विशेषाधिकार भी होते हैं, संसद के पास कुछ पावर भी होती है, कुछ शक्तियां भी होती है। तो उसका वर्णन अनुच्छेद नंबर 105 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद नंबर 105 में किया गया है। किसका वर्णन? अनुच्छेद नंबर 105 में किया गया है। किसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद नंबर 105 में? संसद के विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया? संसद के विशेषाधिकार का वर्णन किया गया। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, संसद के विशेषाधिकार का वर्णन किया गया किसमें? संसद के विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है किसमें? संसद के विशेषाधिकार का वर्णन 105 में किया गया है, अनुच्छेद नंबर 105 में। 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों को एक साथ बैठाता है कौन? प्रेसिडेंट। क्या होता है कि संयुक्त अधिवेशन, दोनों एक साथ बैठेंगे, एक सभा बनेगी, वहीं पे लोकसभा के भी मेंबर होंगे, वहीं पे राज्यसभा के भी मेंबर होंगे, सब एक साथ बैठेंगे। तो क्या होगा? संयुक्त अधिवेशन। क्या लिखेगा? संयुक्त अधिवेशन। इसको क्या बोलेंगे? संयुक्त अधिवेशन। मैं आपको चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में हमेशा रहे। इसको सीधा सीधा क्या बोलेंगे? संयुक्त अधिवेशन। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है किसमें? 108 के तहत। संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला साहब। कहां से चुने गए? कोटा, राजस्थान से। ठीक, इतना आप याद रखिएगा। 110 में इतनी बार पूछा गया, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता नहीं सकता, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, लेकिन मैं बताऊंगा आपको। देखिए, धन विधेयक, धन विधेयक, अनुच्छेद नंबर 110 में लिखा गया है कि धन विधेयक की बात कही गई है। अब धन विधेयक क्या होता है? हमेशा हमेशा कहाँ पेश होता है? लोकसभा में। हमेशा वो पेश कहाँ होगा? लोकसभा में। राज्यसभा के पास इसमें राज्यसभा के पास इसके लिए 14 दिन की मोहलत होती है। अगर धन विधेयक लोकसभा से पास हो गया, कोई भी विधेयक, धन विधेयक है कि नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है, और लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, जो उनको, या फिर राज्यसभा के मेंबर होते हैं, उनको 14 दिन का अधिकार दिया जाता है। 14 दिन में अगर उन्होंने उस बिल को पास नहीं किया, धन विधेयक को पास नहीं किया, स्वतः पास हो जाता है। तो 110 में किसका वर्णन है? धन विधेयक का वर्णन है। 112 बजट भी बोलते हैं, बजट बोलते हैं ना। 112 में बजट का वर्णन है। हर साल आता है बजट, फरवरी के पहले दिन बजट की घोषणा की जाती है, राष्ट्रपति आते हैं, संबोधित करते हैं, बजट स्टार्ट होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार का बजट पेश किया था, डिजिटली बजट था। ठीक है, तो 112 में बजट का वर्णन है। वैसे भारत में, भारत के अनुच्छेद में, भारत के संविधान में कहीं भी बजट का उल्लेख नहीं किया गया। क्या लिखा हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया। बजट लिखा ही नहीं है आर्टिकल नंबर 112 में। 112 में बजट का कहीं उल्लेख ही नहीं है। लिखा क्या हुआ? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो याद रखिएगा, बजट नहीं है, क्या बोलते हैं उसको? वार्षिक वित्तीय विवरण। याद रखिएगा आप लोग। 116 में क्या है? लेखा अनुदान, लेखा अनुदान। अब देखिए, सीधा सीधा इसका मतलब क्या होता है कि पैसे, बजट के अतिरिक्त कुछ अलग से जो धन निकाला जाता है, उसी को क्या कहते हैं? लेखा अनुदान करते हैं। बजट के अलावा जो पैसा संसद से पास कराया जाता है, निकाला जाता है किसी अति आवश्यक कार्य के लिए, उसी को क्या कहते हैं? लेखा अनुदान करते हैं। सिंपल याद रखिए। 117 में क्या है? वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक का वर्णन किसमें है? वित्त विधेयक का वर्णन किसमें है? वित्त विधेयक का वर्णन है 100 आर्टिकल नंबर या अनुच्छेद नंबर 117 में। देखिए, यहाँ पे 76 लिखा हुआ है, महान्यायवादी। के वेणुगोपाल राव इस समय के महान्यायवादी हैं। और जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन ये 76 एक छूट रहा था, तो मैं ऊपर लिखा हुआ है तो आपको बता दे रहा हूँ
कि 76 के तहत एक महान्यायवादी है। कौन है इस समय भारत के वेणुगोपाल राव। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 124 सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। महामहिम, अगर संविधान की देख रेख, संविधान को सुरक्षित अगर कोई रखता है तो वो एक ही लोग है, वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट, देखते हैं कि आप लोगों में से कोई कमेंट वगैरह कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैसे कोई तो ऑनलाइन नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि ये आपको सुविधाएं दी जाए, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे उस तरीके से। इसमें क्या किया गया है? मूल आरंभिक अधिकार, मूल आरंभिक अधिकार, इसको पहले मैं रख कर देता हूं। मूल आरंभिक अधिकार, मूल आरंभिक अधिकार का वर्णन है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ मूल आरंभिक अधिकार है, कुछ पावर भी है। आर्टिकल नंबर 137 में क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। अब न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है? जैसे मान लीजिए कोई बिल गया, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, प्रेसिडेंट ने उसे साइन कर दिया, फिर वो बिल जो है संसद के सुप्रीम कोर्ट के पास गया, वो कानून जो है सुप्रीम कोर्ट के पास गया। अब वो सुप्रीम कोर्ट के लगे ऐसा कुछ कि वो जो कानून बना है वो संविधान में जो है, संविधान से परे होके, मतलब कि संविधान का उल्लंघन करके बना है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि मूल ढांचे के खिलाफ बना है। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि पहले इसको सही से चेक करिए, संविधान के अनुसार नहीं है, इस बिल को वापस संसद के पास भेजेगा, संसद को उसको कुछ संशोधन करके फिर उसको भेजना होगा, तब सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करेगा, वो कानून के लागू होगा। 143 में मैंने जैसा कि बताया था, राष्ट्रपति से सलाह लेगा सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति को सलाह देगा, राष्ट्रपति को सलाह देगा 143 के तहत, लेकिन राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, मान करे तो मानो, मन करे तो ना मानो, वो उसकी अपनी इच्छा है। 148 में 148 आर्टिकल नंबर 148 में कैग का वर्णन है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक इसको बोलते हैं, कैग का वर्णन है। हम लोगों के भारत में कैग का वर्णन है। इसे क्या बोलते हैं? इसको महान्यायवादी बोलते हैं 76 में, इसे कैग बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। क्या बोलते हैं? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। याद रखिएगा, इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद नंबर 148 में है, अनुच्छेद नंबर 148 में। चलिए आइए फिर से रिवाइज करते हैं शुरू से। ठीक, चलिए पहला आर्टिकल क्या लिखा है? भारत राज्यों का संघ, मैंने बताया था आपको। दूसरे में क्या लिखा है? कि नए राज्यों का निर्माण किया जाएगा। ठीक, तीसरे में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश का वर्णन है। 4 में क्या है? इन सभी तीनों प्रावधानों को किस तरीके से लागू किया जाए उसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद नंबर 4 में है। भाग 5 से 11 में किसका वर्णन है? नागरिकता का वर्णन है। किसका है? नागरिकता। लिखिए देता हूं, नागरिकता। इसमें क्या है? फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है, फंडामेंटल राइट्स का है। इसमें है DPSP। क्या है? भाग 3 में 12 से 35 मौलिक अधिकार का वर्णन है, फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 में DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। 52 में राष्ट्रपति होगा, भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, उसका वर्णन आर्टिकल नंबर 52 में किया गया है। 53 में एक राष्ट्रपति है, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा पद है, उसके पास कोई शक्ति होगी ना, तो शक्ति का वर्णन किसमें किया गया है? 53 में। 54 में उसका निर्वाचन होगा, किसका? राष्ट्रपति का, उसका वर्णन किया गया। 61 में अगर ये संविधान का उल्लंघन करेगा, कुछ ऐसे कार्यों को करेगा जो नहीं करना चाहिए था इसे, तो क्या होगा? उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा। वही महाभियोग का वर्णन मैंने दोबारा लिख दिया है। 72 में राष्ट्रपति को क्षमा दान की सकती है, मृत्यु की जो सजा है केवल राष्ट्रपति माफ कर सकता है। 85 में लोकसभा का विघटन करेगा, कौन? राष्ट्रपति। इसमें क्या है? 1 to 3 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, किसके पास? राष्ट्रपति के पास। 143 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा राष्ट्रपति जो है। उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है किसमें? 63 में, आर्टिकल नंबर 63 में। 64 में क्या है? राज्यसभा का क्या होगा? राज्यसभा का सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति, जिस में वेंकैया नायडू है। प्रधानमंत्री, देखिए 74 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, या फिर प्रधानमंत्री की भी सहायता के लिए बोल सकते हैं।
और क्या नाम है 75 में उस मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री जी होंगे। संसद का वर्णन है आर्टिकल नंबर 79 में। 80 में किसका वर्णन है? राज्यसभा का वर्णन है। 81 में लोकसभा का वर्णन है। 100 में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत है, 50-50 वाला काम। 105 में संसद के विशेषाधिकार का वर्णन है। 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात कही गई है, संयुक्त अधिवेशन कराया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। 110 में धन विधेयक का वर्णन है। 112 में बजट यानी कि उसको क्या बोलते हैं, रियल नेम उसका क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है। 116 में लेखानुदान का वर्णन है, ठीक। और 117 में वित्त विधेयक का वर्णन है। सर्वोच्च न्यायालय की कुछ शक्तियां हैं उसके बारे में बताई गई। 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात की गई है। 131 में मूल आरंभिक अधिकार की बात की गई है कि और मूल आरंभिक अधिकारों का वर्णन किया गया। 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन का वर्णन है और सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा कौन? राष्ट्रपति, मानने के लिए बाध्य नहीं है। 76 में महान्यायवादी का वर्णन है और 148 में कैट का वर्णन है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं इस तरह का वीडियो मैं लाऊं, पूरा आर्टिकल आपका कंप्लीट कर दूं, तो आप इसे देखें, इसे पसंद करें। अगर आप इसे पसंद करेंगे, इसे देखेंगे, तो मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।